हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और मगध का उत्कर्ष या मगध साम्राज्य का विस्तार पढ़ रहे हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने अभी तक बिंबिसार का अध्ययन किया, अजातशत्रु का अध्ययन किया। हमारा जो अगला मगध पे जो शासन करेगा और जो वंश है, जो बिंबिसार वंश के बाद, बिंबिसार के जो उत्तराधिकारी थे उनके बाद या हर एक वंश के बाद जो राजगद्दी संभालेगा वह वंश है शिशुनाग वंश। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी का क्या स्रोत है, क्या साक्ष्य है। तो देखिए, शिशुनाग वंश के बारे में जो जानकारी का साक्ष्य है, जो प्रमाण है, वह है महावंश, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा है पुराण, जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है। महावंश में और ब्राह्मण ग्रंथों में इस शिशुनाग वंश के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, इसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए, जहां महावंश कहता है कि जो यह शिशुनाग वंश का जो पहला शासक शिशुनाग था, वह एक वैश्या महिला से उत्पन्न हुआ था, जबकि पुराण जो है वह कहता है कि नहीं, जो शिशुनाग वंश का पहला शासक जो शिशुनाग है वह एक क्षत्रिय की संतान है, उसे क्षत्रिय कहता है। तो उत्पत्ति के प्रश्न में हमको बहुत नहीं पढ़ना है, ये ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, बस जानकारी के लिए पुराण का क्या, शिशुनाग वंश के बारे में क्या कहना है और महावंश क्या कहता है, इसकी हम लोगों ने चर्चा किया। देखिए, शिशुनाग को ऐतिहासिक काल का पहला शासक माना जाता है। शिशुनाग ऐतिहासिक काल का पहला शासक है और यह हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर शासक बनता है। इसी का महामात्र रहता है, बड़ा योग्य महामात्र रहता है, और जो योग्य रहेगा शासक वही बनेगा। नेतृत्व करने की क्षमता उसी के अंदर रहेगी, नेतृत्व वही करेगा। तो देखता है कि नागदशक से जनता उब गई है, जनता परेशान है, गृह युद्ध की स्थिति मगध में है, इसी अवसर का लाभ उठाता है और वहां की जो जनता है वह भी शिशुनाग को मगध वंश का अगला उत्तराधिकारी के रूप में चुनने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उस समय जनता के समर्थन की बहुत आवश्यकता थी। उस समय हो चाहे अब का समय हो, जब तक जनता का समर्थन नहीं आपके पक्ष में होगा, आपके पक्ष में जब तक हवा नहीं चलेगी, आप शासक नहीं बन पाएंगे। चाहे शिशुनाग हो, चाहे कालाशोक हो, चाहे महापद्म नंद हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो, सब जो शासक बने हैं, हाँ ठीक है, उत्तराधिकार में इनको सत्ता मिली है, लेकिन इनकी कुछ न कुछ लोकप्रियता अवश्य रही होगी। और आपके जो इसे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, भाई प्रधानमंत्री जो कोई बनता है, देखिए कुछ प्रधानमंत्री तो जबरदस्ती बनाए गए हैं, लेकिन भारत में ज्यादातर जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है, एक चेहरा है, तभी वो प्रधानमंत्री बनते हैं। उसी प्रकार से किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी बनता है। ठीक, देखिए, नागदशक को अपदस्थ कर शासक बनता है। मगध के जितने शासक होंगे महत्वाकांक्षी हैं, साम्राज्यवादी हैं, तो इनका अगला जो कदम होगा यह अवंती को विजित करते हैं। अवंती को विजित करने के बाद यह मगध की सीमा का विस्तार करते हैं। कहां तक? मालवा तक। अवंती को विजित करने के बाद मगध की सीमा का विस्तार कहां तक होगा? मालवा तक होगा। मध्य प्रदेश में मालवा मध्य में है। अब देखिए, मालवा तक सीमा का विस्तार हुआ मगध का। अवंती को जीत लेता है कौन? कालाशोक, ये शिशुनाग। क्योंकि वत्स महाजनपद जो एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, उसमें अवंती के अधिकार में था। दोहरा लाभ हुआ, अवंती को जीता, वस्त्र फ्री में मिल गया। तो यह मगध की सीमा को विस्तार अवंती और वस्त्र तक कर देता है। जो वस्त्र महाजनपद है वो भी चला जाता है मगध में, और अवंती तो चला ही जाता है। दोनों महत्वपूर्ण प्रदेश कहां चले जाते हैं? मगध की सीमा में विलीन हो जाते हैं।
देखिए, एक एक करके राज्य, एक एक करके महाजनपद मगध में मिलाए जा रहे हैं। विस्तारवादी नीति है, साम्राज्यवादी नीति है शासकों की, उनको अपनी सीमाओं का लगातार विस्तार करना है। तो अब मगध का क्या होता है, वत्स पर अधिकार हो जाता है, क्योंकि वत्स जो था वो अवंती के अधीन था। अवंती विजय यह मात्र एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, अवंती का बड़ा महत्व था, आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व था, क्योंकि जो महत्व इसलिए था क्योंकि अवंती विजय ने मगध को आर्थिक रूप से एक ऐसा व्यापारिक मार्ग प्रदान कर दिया जो मगध को पूरे पश्चिमी विश्व से जोड़ दिया। कैसे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मगध को एक व्यापारिक मार्ग पर पाटलिपुत्र से वत्स व अवंती होते हुए, मगध से एक व्यापारिक मार्ग जाता था जो कि पाटलिपुत्र और से वत्स होते हुए वह भरौच तक मिल गया था। मतलब जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वह पाटलिपुत्र से एक मार्ग जाता था। पाटलिपुत्र से मार्ग कहाँ जाता था, पाटलिपुत्र से मार्ग वत्स होते हुए, वत्स जो इलाहाबाद कौशाम्बी का क्षेत्र है, पटना से वही कौशाम्बी, जिस पर इस समय आज जीटी रोड बना हुआ है, बिहार से निकला मार्ग, पाटलिपुत्र से पटना से इलाहाबाद होते हुए वाराणसी इलाहाबाद होते हुए कहाँ गया, अवंती मध्य प्रदेश गया। मध्य प्रदेश से यह कहाँ चला गया, भरौच गुजरात चला गया। अब यह मतलब पाटलिपुत्र को यह समुद्री मार्ग से जोड़ दिया, पश्चिमी तट पहुंच गया। अब पश्चिमी तट तक जैसे पहुंचा, क्योंकि पश्चिमी तट पूरे विश्व से जुड़ा हुआ था, तो जो मगध था वह पश्चिमी विश्व से जुड़ गया। अवंती विजय ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगध को पश्चिमी विश्व से इसने जोड़ दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अवंती विजय मगध की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। ठीक, अब देखिए शिशुनाग ने अगला क्या कदम उठाया। शिशुनाग ने राजगृह से अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित किया। ठीक, राजधानी क्या हुई, वैशाली हो गई। तो इसका जो राजनीतिक इतिहास है वो प्रारंभ होता है शिशुनाग से। शिशुनाग की जो उपलब्धि है वह क्या है, अवंती को जीतता है, वह सपद्याब मिल जाता है, एक व्यापारिक मार्ग मिल जाता है जो पाटलिपुत्र को पश्चिमी विश्व से जोड़ देती है। पाटलिपुत्र से वत्स अवंती होते हुए गुजरात भरौच तक निकल जाती है। पाटलिपुत्र किससे जुड़ा, मगध किससे जुड़ा, पश्चिमी विश्व से जुड़ा। किसने जोड़ा, शिशुनाग ने जोड़ा। जानकारी का साक्ष्य क्या है, महावंश है, पुराण है। और शिशुनाग ने राजधानी को कहां किया, वैशाली ले गया। अब शिशुनाग है उसका जो काल है, जो शिशुनाग वंश का जो समय है वह है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। और उसमें जो शिशुनाग है वह शासक कब से कब तक है, 412 से 394 ईसा पूर्व। अगला शासक जो होगा कालाशोक, इसको पुराण काकवर्ण भी कहते हैं। इसका जो शासन होगा 394 से 366 ईसा पूर्व होगा। क्रम है, देखिए शिशुनाग का शासनकाल 412 से 394 ईसा पूर्व, कालाशोक का शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व। अगला शासक नंदीवर्धन या महानंदिन या अंतिम शासक है, इसका शासनकाल 366 से 344 ईसा पूर्व। तो यह राजनीतिक इतिहास है। अब हम इसका जो अगला महत्वपूर्ण शासक है कालाशोक, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कालाशोक का शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व, अभी हम चर्चा किए थे। जानकारी का साक्ष्य क्या है, पुराण है, महावंश है। पुराण इसे काकवर्ण से संबोधित करते हैं, इसकी कहते उपाधि थी काकवर्ण की। अब देखिए राजधानी कहां गई, पहली राजधानी गिरिब्रज, दूसरी पाटलिपुत्र, फिर राजगृह, फिर वैशाली। अब राजधानी कहां गई,
राजधानी गई पाटलिपुत्र। कालाशोक क्या करता है कि अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर देता है और अब से राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे के जितने वंश हैं सब अपनी राजधानी अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र को बना लेंगे और जो पाटलिपुत्र जिसे आप पटना कहते हैं यही मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बन जाएगी। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाता है, जो कि वैशाली चली गई थी। वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र होती है और पाटलिपुत्र अब आगे चल के मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बन जाएगी। उसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण काम क्या होता है। इसी के समय में द्वितीय वॉल संगीत का आयोजन होता है। कहां पर? वैशाली में। द्वितीय बॉल संगीत का आयोजन होगा कहां पर? वैशाली में। महत्वपूर्ण है। पहला बॉल संगीत राजगृह। शासक कौन? अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। दूसरी बार बौद्ध संगीत वैशाली। शासक कौन? कालाशोक। अध्यक्षता किसने किया था? सर्वकामी। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र। शासक कौन? अशोक। अध्यक्षता किसने किया था? मुगल पुत्र तिस्स ने। चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडलवन में। शासक कौन? कनिष्क। अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। देखिए सारे परीक्षा उपयोगी तथ्य आपको इसी तरीके से क्लास पे रटवा देंगे, समझा देंगे, पढ़ा देंगे। ये क्रम है, ऐसे तैयारी की जाती, यही याद करने का क्रम है। जबान पे आपके दिमाग में प्रश्न नाचना चाहिए। तो दीदी बहुत संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। अब देखिए हर्षचरित कहता है कि काकवण की हत्या की गई थी, गला में छुरा भोग के इसको मार दिया गया था और हत्यारा कौन था? कोई और नहीं था, यह नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। और यह कालाशोक की हत्या करके मगध साम्राज्य को अपने कब्जे में लेता है और मगध में नंद वंश नामक एक नए वंश की स्थापना करता है। महत्वपूर्ण शासक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब नंद वंश पढ़ाएंगे। देखिए अंतिम जो शासक होता है वह कौन होता है? नंदिवर्धन और या महानंदी। देखिए पहले और अंतिम शासक को याद करिए, पूछा आता है, कभी कभी मिलान के लिए प्रश्न दे दिया जाता है। महत्वपूर्ण शासक कौन है उसको याद करिए, शासकों की उपलब्धियों को याद करिए, राजधानी किसने परिवर्तन किया इसको याद करिए, इसके समय में बहुत संगीतियां हुई इसको याद करिए। सब आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। देखिए लड़कों की डिमांड आ रही थी कि थोड़ा से पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा कर लिया जाए, महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं। तो आपको हम आज इसी क्लास में पाटलिपुत्र के बारे में समझा देते हैं। पाटलिपुत्र में की क्या क्या, कौन कौन से साक्ष्य में क्या क्या बताते हैं, शिक्षा का कैसे महत्वपूर्ण केंद्र था, कैसे ये इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए जहां तक कि पाटलिपुत्र की बात है तो पाटलिपुत्र की जो लोकेशन है, पाटलिपुत्र का जो लोकेशन है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि यह गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित है। कहां स्थित है? गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित है। इसीलिए कौटिल्य से एक नदी संगम कहते हैं और यह एक प्रकार से जल दुर्ग की भांति
व्यवहार करता था। गंगा सोन है, गंडक भी इसमें सम्मिलित कर लीजिए, तो गंगा प्लस सोन प्लस गंडक नदियां मिलके पाटलिपुत्र को एक क्या बना देती हैं, जल दुर्ग बना देती हैं। और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, चर्चा किए थे। 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यह एक अभेद्य दुर्ग की भांति व्यवहार करता था। एक तरफ जल दुर्ग, एक तरफ अभेद्य दुर्ग। और पतंजलि जो थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी का जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है उस पर इन्होंने टिप्पणी लिखी है, कमेंट्री इन्होंने लिखा है, टीका लिखा है। इसने पतंजलि ने इसे क्या कहे हैं पाटलिपुत्र को, अनुषोणम, परीक्षा पूछा आता है, अनुषोणम पाटलिपुत्रम। परीक्षा में पूछा आता है अनुषोणम पाटलिपुत्रम किसने संबोधित करके पाटलिपुत्र के लिए किया है, तो पतंजलि इसके लिए अनुषोणम पाटलिपुत्रम शब्द का प्रयोग करते हैं। अजातशत्रु ने सबसे पहली बार पाटलिपुत्र के महत्व को समझा, इसीलिए इसने यहां पर एक दुर्ग का निर्माण कराया। दुर्ग का निर्माण हो गया, गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित था, जल दुर्ग की भांति व्यवहार करता था। कौटिल्य ने इसे जल दुर्ग कहा। 5 पहाड़ियों से घिरा था, अभेद्य दुर्ग था। और जो पतंजलि है महाभाष्य, जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पे महाभाष्य नामक टीका लिखी है, उन्होंने इसे अनुषोणम पाटलिपुत्रम करके संबोधित किया है। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र के महत्व को समझा, इसने यहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखिए इस नगर का संस्थापक कौन था। इस नगर का जो संस्थापक था वह था हर्यक वंश का अगला महत्व, जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक था, उदयन, या उसी को हम उदयभद्र कहते हैं। यही पाटलिपुत्र का संस्थापक था। और पाटलिपुत्र का इसने नाम क्या रखा, कुसुमपुर रखा। तो संस्थापक कौन हो गया, संस्थापक मेरे बच्चों उदयन या उदयभद्र हो गया, और इसका नाम क्या रखा गया, कुसुमपुर रखा गया। ठीक, तो दिख नहीं रहा होगा, देखिए पतंजलि ने इसे अनुषोणम पाटलिपुत्रम कहा। दुर्ग का निर्माण यहां पर किसने कराया, सबसे पहले अजातशत्रु ने कराया। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन हुआ, संस्थापक। पाटलिपुत्र के महत्व को और समझा, इसने पाटलिपुत्र का इसे वास्तविक रूप से पाटलिपुत्र का संस्थापक कहा जाता है। ऐसे ही पाटलिपुत्र नाम दिया। और पाटलिपुत्र को और क्या कहता था, यह कुसुमपुर के नाम से संबोधित करता था। शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण ही, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण ही जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण ही इसे यहां पर जो भी विद्वान लोग जाते थे, जो भी विद्वान लोग वहां यहां गए, उनकी परीक्षा ली जाती थी। तो किसकी किसकी परीक्षा यहां पर हुई थी, जो पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि के गुरु कौन थे, वर्ष, एक और आचार्य थे उपवर्ष, एक और आचार्य थे, माने पाणिनि की लिखी गई थी, वर्ष की, उपवर्ष की, पाणिनि की। आज की परीक्षा यहां से पिंगल, ये सब अपने आप में एक महान गुरु थे, श्रेष्ठ गुरु थे, श्रेष्ठ लोग थे, विद्वान लोग थे। इनकी परीक्षा यहां पर ली गई थी, कहां पर, पाटलिपुत्र में। परीक्षा में पूछा जाता है कि पाणिनि के गुरु का नाम क्या है, तो पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष था। ठीक, और
रुचि और पतंजलि, इनकी भी परीक्षा इस नगर में हुई थी और इन्हों सब लोगों ने परीक्षा में अच्छे नंबर पाए थे और अच्छे अंक से पास हुए थे। इन्होंने सारी परीक्षा उत्कीर्ण लोग किए थे। तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन या उदयभद्र, नाम कुसुमपुर रखा। शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है, विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र है। पाणिनि के गुरु वर्ष, उपवर्ष, स्वयं पाणिनि की, पिंगल की, वर की, रुचि की, पतंजलि की यहां पर परीक्षा ली गई थी। सब लोगों ने परीक्षा को पास किया। इसी के साथ साथ ये एक जल दुर्ग था, गंगा, सोन व गंडक नदियों के संगम पे स्थित था। इसके अलावा यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक मार्ग पे स्थित था। व्यापारिक मार्ग पे जो स्थिति इसकी थी, यह पाटलिपुत्र से रास्ता वत्स महाजनपद होते हुए, अवंती होते हुए, गुजरात के भड़ौच और जाके आगे चल के पश्चिमी तट से मिल जाता था। यही रास्ता मगध को या पाटलिपुत्र को शेष विश्व से इसने जोड़ दिया था, पश्चिमी विश्व से जोड़ दिया था। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पे था। 5 पहाड़ियों से घिरा था। भौगोलिक स्थिति बड़ी अभेद्य थी, जितना मुश्किल था लोगों के लिए। कुसुमपुर इसका नाम रखा गया। पतंजलि ने इसके लिए कहा, पतंजलि ने इसका विस्तार से वर्णन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था मेगास्थनीज ने भी पाटलिपुत्र के महल की, वहां के शासक की सुरक्षा की, मतलब कहने का पाटलिपुत्र का जो पूरा नगर प्रशासन है उसका इसने जम के वर्णन किया है। तो हमारी जो आज की क्लास है, आज की कक्षा है, यहीं तक। शेष अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।